सो हमने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के बारे में बात किया। उसके बाद हो सकता है, देखो ऐसा अनलाइकली है, बट यदि हुआ, मैंने आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में आर्ली वेज रेट सिखाया था, पीस रेट सिखाया था, जितने ज्यादा आप यूनिट्स बनाओगे उतना ज्यादा आपको पेमेंट मिलेगा। तो मैं जस्ट आपको एक ग्राफ से बता देती हूँ कि आर्ली वेज रेट का ग्राफ कैसे होगा और पीस रेट का ग्राफ कैसे होगा। ओके, आर्ली वेज रेट दैट इज आपने जितने घंटे काम किया, एक दिन का इतना, मान लो एक दिन का आपको $20 मिल रहा है, तो वो मिल जाएगा। मतलब दैट इज एक दिन के 8 घंटे या 6 घंटे जितना भी आपका वर्किंग आवर्स है वो खत्म हुआ, उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। ओके, सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो होता है, एक पे आउटपुट होता है एक्स पे, एंड यहाँ पे एवरेज वीकली वेज है। एवरेज वीकली, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, वेज है। ठीक है, उसके बाद यदि आप आवरली वेज रेट दे रहे हो, ठीक है, या एक दिन के हिसाब से, अपन मजदूरों को या वर्कर्स को नहीं देते कि आज 8 घंटे काम किया, ये आज का पैसा लेके जा, या इवन मंथली भी अपन किसी को देते, एक महीने का काम करने का तेरा 10,000 रुपए, तो उनका क्या कभी चेंज होना है? चेंज होना ही नहीं है। जब चेंज नहीं होता है तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो हॉरिजॉन्टल इस तरह से होता है, ठीक है, और वर्टिकल ऐसे लंबा होता है। So it is a horizontal line which is parallel to your x-axis. ठीक है, so this is, जब horizontal line है, change ही नहीं हो रहा है ना, जैसे x-axis चल रहा है वैसे ही ये चल रहा है, तो ये किसका है? hourly wage rate. बट जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा। कोई आदमी कम टाइम में ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो जितना प्रोडक्शन ज्यादा उतना उसका आउटपुट, मतलब उसने जितना आउटपुट ज्यादा किया उतना उसको पैसे ज्यादा मिला। तो इसका ग्राफ कैसे होता है? देखो सेम वे, एक्स एक्सिस पे आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे वही आर्ली वेज रेट। अब यदि मुझे पीस रेट का ग्राफ बनाना है, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उस हिसाब से आपका पैसा है, तो ये ओरिजिन है, तो पीस रेट, प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ता जाएगा, उससे उसके हिसाब से आपका इनकम बढ़ता जाएगा। तो जीरो पे आप जीरो बनाया यूनिट्स, तो उस दिन जीरो ही पैसा मिलने वाला है ना, बनाया नहीं कुछ तो पैसे कैसे दूं एज ए एम्प्लॉयर? तो ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा। एज यू इंक्रीज प्रोडक्शन और आउटपुट, तुम जितना बना रहे हो उतना मैं पैसा दे दूंगी। तो ये ग्राफ किसका है? पीस रेट का। समझ में आया? अरे समझा क्या? आवाज हाँ या ना तो बोलो। यस मैम। ओके, ओके, सो नाउ देखो बहुत सारे मैं बोल सकती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में एक के नीचे लोग काम करते, सबसे ऊपर कोई होगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर इसके नीचे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन पिरामिड। वो बनाओ मेरे साथ कि किसके नीचे कौन काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन पिरामिड। ओके, सबसे पहले जो कंपनी का मेन है, सारे की डिसीजंस वो ही ले रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसको एक चलो ट्रायंगल बना के अच्छे से पिरामिड बनाते हैं हम लोग। सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेवल 1, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद उसके नीचे डायरेक्टर्स आ जाते हैं, तो लेवल 2 डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे कभी मूवी में देखा नहीं, एक बड़ी सी टेबल पे सब बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं, तो वो है कौन? डायरेक्टर्स। ओके, डायरेक्टर्स किसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं? मैनेजर्स को। तो लेवल 3 तुम्हारा क्या है? मैनेजर्स। उसके बाद मैनेजर्स हर काम
को करने के लिए उनको भी तो लोग चाहिए जो देखेगी ये काम एकदम सही से हो रहा है और इनफैक्ट एग्जीक्यूशन में भी करे. सो मैनेजर्स के नीचे कौन होते हैं? लेवल 4 सुपरवाइजर्स. सुपरवाइजर्स करेक्ट, उनके नीचे वापस. ठीक है ना, सुपरवाइजर्स. सुपरवाइजर्स. सुपरवाइजर्स कौन होते हैं? जो कि सुपरवाइज करे या देखें कि वर्कर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, कुछ फॉल्टी गुड्स तो नहीं बना दे रहे हैं, जितना टाइम चाहिए एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए उतने में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरे फ्लोर को वॉच कर रहे हैं. ठीक है, और उसके नीचे एम्प्लॉयज या वर्कर्स, जो भी बोलो वर्कर्स. तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एक ही होता है. डायरेक्टर्स से फॉर एग्जांपल 5 है, मैनेजर्स 15 है, सुपरवाइजर्स से 30 है, वर्कर्स तो अनकाउंटेबल होंगे ना, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतने सारे वर्कर्स. सो टॉप लेवल लोअर लेवल को इंस्ट्रक्शंस देता है, टॉप लेवल मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल लोअर लेवल को. ऐसे जो रूट पास ऑन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चेन ऑफ कमांड. एग्जाम में आता है, कॉमन है भाई, बहुत पूछते हैं वो लोग. चेन ऑफ कमांड लिखो, चेन ऑफ कमांड. लिखो, it describes the route through which authority is passed down. ये तुमको करना है, बता दिया अब कैसे करना है, तुम देखो. It describes the route through which authority is passed down through an organization. So chain of command क्या है? Underline the word route. Route through which क्या pass on हो रही है? Authority. And टॉप लेवल मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मिडिल लेवल लो लेवल को दे रहा है कि ये काम करो, इस तरह से करो. रूट थ्रू विच अथॉरिटी इज पास डाउन थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज चेन ऑफ कमांड. सो आप अकाउंटेबल, यदि आप सुपरवाइजर है, देखो ये ध्यान से सुनो, केस स्टडी में पूछेगा सुपरवाइजर किसको अकाउंटेबल है, मतलब सुपरवाइजर को जो काम दिया उस वो काम वो किसको करके बताएगा? मैनेजर को. बराबर. तो सुपरवाइजर इज अकाउंटेबल टू मैनेजर, मैनेजर इज अकाउंटेबल टू डायरेक्टर, डायरेक्टर, डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू सीईओ. ओके, एकदम सही भाई. सीईओ खुद को अकाउंटेबल है कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, गलती हो गई तो मेरा करोड़ों का नुकसान. ओके, वो लेगा ही नहीं ना, उसको राइट डिसीजन लेने ही पड़ेंगे. यदि वो रॉन्ग डिसीजन लेगा तो उसके पैसे लगे. ओके, नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट. समझ में आता है ना? यदि तुम्हारे नीचे कोई काम कर रहे थे तुम उसको सबऑर्डिनेट बोलोगे. तो एम्प्लॉय हु इज बिलो अनदर एम्प्लॉय in an organizational hierarchy is known as subordinate. Subordinate, the employee, लिखो subordinate, subordinate, subordinate लिखो, the employee who is below the employee who is below another employee in the
ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। तो उसको हम सबऑर्डिनेट, नीचे काम करने वाले। ओके एक और कॉमन चीज जो वो बहुत पूछते एग्जाम में, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। लिखो स्पैन ऑफ कंट्रोल। मेरे नीचे मान लो बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही हूँ, मेरे नीचे 15,000 लोग काम कर रहे हैं, तो जो लोग मुझे अकाउंटेबल है ना, वो काम वो मुझे ही रिपोर्ट करेंगे, तो वो मेरा क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखो ऑर्गेनाइज स्पैन ऑफ कंट्रोल, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स reporting to each supervisor और मैनेजर। मतलब मेरे नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं वो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल है, समझ में आया? तुम्हारे नीचे 2,000 लोग काम कर रहे हैं वो तुम्हारा स्पैन ऑफ कंट्रोल, मेरे नीचे 15,000 वो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू ईच सुपरवाइजर या मैनेजर इज हिज स्पैन ऑफ कंट्रोल। ओके स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है। क्या होता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल और क्या होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, वो समझेंगे। एक मिनट दे रही हूँ, जो कुछ भी स्क्रीन पे उसे अच्छे से कर लो, कुछ पूछना है पूछ लो। कोई क्वेश्चन है? आउटपुट इधर एवरेज वीकली वेज, सेम सेम एवरेज वीकली वेज। इससे पहले वाइड और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल करने से पहले दो कीवर्ड्स और हैं, वो करके बताती हूँ। दैट इज सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन।
सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, देखो कई बार क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं ना वो अपनी सारी पावर अपने पास ही रखते हैं, छूटती नहीं है पावर, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस और पावर एक जगह सेंटर में, तो उसको सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। वेयर ऑल डिसीजन मेकिंग पावर्स are held by top senior level management तो सारा डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास है, टॉप सीनियर लेवल मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेंटर में सारी पावर। मतलब मैं पावर वर्ड यूज करूंगी इसमें, सेकंड कीवर्ड क्या हो सकता है, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में सारा कंट्रोल मेरे पास है, ठीक है। सो इसमें कीवर्ड है पावर एंड कंट्रोल। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, पिज्जा हट, तो हर चीज कैसे बनानी है, क्या करना है, आउटलेट्स है, वो फ्रेंचाइजी दे रहा है इधर उधर वर्ल्ड में, लेकिन कैसे क्या बनाना है, कैसे सर्व होना है, हर चीज का डिसीजन तो वो सेंटर में ले रहा है। सो ऑल पावर एट सेंटर ओनली, ठीक है। तो पिज्जा हट फ्रेंचाइजी को काम बताता है, लेकिन सारा कंट्रोल खुद के पास रखता है, क्या बनाना है, कैसे करना है, क्या प्राइस होगी, एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट इज decentralized organization. अब ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा ना, when decision making powers are passed down to lower levels, मतलब तुम भी पार्टिसिपेट करो ना डिसीजन लेने में। when decision making powers are passed down to lower levels, इसका मतलब क्या है, वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, यदि वो पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में तो क्या हाईली मोटिवेटेड होंगे वर्कर्स, तुम खुद सोचो। तो उनको क्या मिलेगा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस कि हम भी इम्पोर्टेंट है, हमको भी पूछ रहे ये लोग डिसीजन लेने से पहले, है ना। सो व्हेन डिसीजन मेकिंग पावर्स आर पास डाउन टू लोअर लेवल्स, तो इसका यदि मैं एडवांटेज मान लो, तुमसे पूछा तो एडवांटेजेस क्या होगा, सबसे पहले तो मोटिवेटेड स्टाफ, तो एम्प्लॉय मोटिवेशन होना ही होना है, यदि तुम डेलीगेशन करोगे उनको अच्छा लगेगा कि यू आर इन्वॉल्विंग देम एंड उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। तो सेकंड कीवर्ड एडवांटेज में जो यूज करेंगे, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बट अब तो सबसे पूछ पूछ के डिसीजन ले रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग, शाबाश। तो डिसीजन मेकिंग जो हो सकता है, इट कैन टेक टाइम, इट माइट टेक टाइम, एंड तो मतलब डिसएडवांटेजेस में लिखो टाइम कंज्यूमिंग, सबसे पूछ के करना पड़ेगा। तो कई बार जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो तुरंत लेने होते हैं उसमें डिसेंट्रलाइज्ड
डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, उस समय सेंट्रलाइज ही करनी पड़ेगी। आज मान लो बिल्डिंग में आग लगी, तो सबसे पूछू क्या, अरे भागोगे क्या, भागोगे क्या, अरे भागो तो उस समय तो एक ही आदमी बोलेगा और बाकी सब फॉलो करेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि क्या यूज करना है। But advantages में even everyone's opinion everyone opinions matters, they will feel motivated, they will have a sense of responsibility, but कई बार टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छे डिसीजन ले सकता है, वो लोग वेल इन्फॉर्म्ड है, बट कई बार पुअर क्वालिटी डिसीजन भी ले लोगे, बिकॉज हर एक आदमी से पूछा है, तो घटिया डिसीजन भी हो सकते हैं। तो एक और माइनस पॉइंट या एक और डिसएडवांटेज लिखो, टाइम कंज्यूमिंग, उसके बाद लिखो पुअर डिसीजंस माइट बी मेड, सबसे पूछ पूछ के कर रहे हो। आज मान लो तुम्हारी मम्मी पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, फॉर एग्जाम्पल, अपनी मर्जी से जैसे बनानी वैसे ही बनाएगी ना, तो वो अच्छी बनने वाली है। घर में 4 लोगों से भी पूछ लिया, ये डालू क्या, वो डालू क्या, ऐसा करूँ क्या, क्या बनेगा, तुम ही खाओ फिर बैठ के तुम्हारे डिसीजन का ही नतीजा है। पुअर डिसीजंस माइट बी मेड, क्योंकि जिससे पूछ रहे हो, सलाह ले रहे हो, उसके पास ही ना तो स्किल है ना तो एक्सपीरियंस। तुमको आती है क्या पनीर की सब्जी बनानी? तो पुअर डिसीजंस माइट बी मेड due to lack of skill and experience. Due to lack of skill and experience. ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइज का नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। अब सेंट्रलाइज्ड में तो तुम खुद ही सोचो ना, मतलब ये हर चीज लर्न करने की बात थोड़ी ना होती है। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस कैसे होंगे तुम बताओ? क्विकर या रैपिड सही है। तो मतलब इस सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्लस पॉइंट ये नहीं हुआ, क्विक डिसीजंस? ये इसका प्लस पॉइंट है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का, क्विक डिसीजंस। एंड जो डिसीजन ले रहे हैं वो ऊपर के लोग ले रहे हैं, तो उनकी स्किल, एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस सब यूज करेंगे वो डिसीजन मेकिंग में। हाँ, बट देन बहुत रेफर नहीं करेंगे, एक स्मॉल ग्रुप या बिना रेफर किए वो अपने एक्सपीरियंस से डिसीजन लेते हैं। तो क्विक डिसीजंस होता है एंड यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, वो खुद ले रहे हैं सारे। तो अनदर प्लस पॉइंट व्हिच यू कैन यूज इज use of knowledge while making decisions. But अब उन्होंने डिसीजन बना दिया और नीचे वालों को बता दिया कि ये करो, यदि वो रिस्पॉन्ड नहीं किए क्विकली टू दैट चेंज, कोरोना हुआ, एक मान लो लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, उसने फटाफट डिसीजन लिया, अभी हम 60,000 लैपटॉप्स पर डे की बजाय 80,000 बनाएंगे, ये डिसीजन तो ले लिया। अरे उसको इम्प्लीमेंट तो नीचे वालों को करना है ना, तो उनको उस डिसीजन को जल्दी से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। यदि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे तो भी तो वो डिसीजन लिया हुआ किस काम का। तो इसमें लोअर लेवल हैज टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द डिसीजन, lower level has to respond quickly to the decision. Lower level लिखिए,
So lower level has to respond quickly to decisions made. ठीक है, यदि वो क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं किए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो वेरी गुड. हो सकता है ना, मम्मी ने बोला 6 घंटे पढ़ो, यू माइट नॉट लाइक हर डिसीजन. सो इफ यू आर नॉट लाइकिंग हर डिसीजन, व्हाट विल दैट इंक्रीज योर मोटिवेशन और डिक्रीज? तुमसे पूछा ही नहीं और डिसीजन ले लिया, सो इसका माइनस पॉइंट एक और हो सकता है. हाँ लिखो. हाँ, सो रिड्यूस इट में, डोंट ऑलवेज यू नो में लगा के छोड़ो कि हो सकता है कि मोटिवेशन कम हो जाए. तो लिखो में रिड्यूस एम्प्लॉय मोटिवेशन. ओके, so that is centralized organization, decentralized organization. ये समझ में आया क्या? हाँ मैम. यदि वो एक लाइन में तुमको पूछे हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो तुम क्या बोलोगे? तो यदि The main head of the main head of the business and comes first having the most power in the organizational pyramid. ओके, लिखो एग्जाम में पूछते वो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सुनो, तुमने बताया सबसे ऊपर लेवल पे, तो उसको क्या बोलेंगे? मोस्ट सीनियर मैनेजर. लिखो मोस्ट सीनियर मैनेजर्स responsible for एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या परफॉर्मेंस, सभी उसी को बोलेंगे ना. यदि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा हुआ तो भी तुम्हारा नाम अच्छा, खराब किया तो भी तुम. वो थोड़ी ना नीचे जाके वॉचमैन को बोलेंगे तेरी वजह से ये खराब हो गया. अरे उसने क्या किया? सारे डिसीजन तो तुमने लिए ना. CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मोस्ट सीनियर मैनेजर responsible for Organization's performance. Yeah, overall performance and success of a company. तो जितना बड़ा पोजीशन उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उतना ही बड़ा सक्सेसफुल होने पे अचीवमेंट का भी फीलिंग है ना. तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है. ओके, वन मोर थिंग, एजीएम क्या होता है? नाम सुना कभी एजीएम? ओके, शेयर होल्डर्स मिलके डिसीजंस लेते हैं. एनुअल है, मतलब साल में एक बार, जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन, एनुअल जनरल मीटिंग. ओके, सो राइट डाउन एनुअल जनरल मीटिंग. और अभी बोला मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स है ये. यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड रिमेम्बर, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. एक शेयर तुम्हारे पास है तो एक शेयर से तुम उस कंपनी के ओनर हो. किसी के पास 1 लाख शेयर है तो 1 लाख शेयर जितनी ओनरशिप उसमें. सो आप लिखो मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स. Okay. Of companies, कंपनी है तो शेयर होल्डर होगा. सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है तो शेयर होल्डर नहीं होता है. ओके, सो मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनीज, क्योंकि एनुअल वर्ड यूज किया है तो
held once in a year. Once in a year. Annual word है ना, once in a year. उस मीटिंग में वो लोग इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, उनके एक साल का जो अकाउंट Such as firing the head or replacing a manager or something. फायरिंग द हेड ओनली, बाप रे उसको ही फायर कर दिया, कंपनी कौन चलाने वाला है? नहीं नहीं, फायरिंग वायरिंग कुछ नहीं करना है, प्यार से मीटिंग करना है वहां पर, ओके? मतलब टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस, और जो एनुअल जो रिपोर्ट्स है ना, वो रिपोर्ट्स जो है वो रखी जाती है, दैट इज एनुअल अकाउंट्स, कि आपकी कंपनी ने क्या प्रॉफिट किया है, आपका रिटर्न कितना है, वर्थ कितना है, ओके? आप बैंक को टाइमली लोन दे पा रहे क्या, आपका कैश फ्लो कितना है, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, ओके? ऑडिटर वो चेक करता है, वो सब डालते हैं, ओके? Yes. समझ में आ रहा है ना? Yes. इस मीटिंग में आप क्या क्या करोगे? स्ट्रैटेजी डिसाइड करोगे, ठीक है? आप वो हर काम करोगे दैट यू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज ये सी एक फैमिली का सबसे बड़ा, बोलूं मैं, सबसे बड़ा जो होता है फैमिली का मेंबर, वो सब छोटों को प्रोटेक्ट तो करता ही है ना. सो यू आर नॉट हियर टू किसी को भी पुल डाउन या उनका खराब करना, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे ना. सो पॉइंट इज, आप इसमें क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं? मेकिंग स्ट्रेटजीज, लॉन्ग टर्म प्लान्स, ये सब आप मीटिंग में कर सकते हैं. देन आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं. अकाउंट्स देख रहे हो तो क्या करें? परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हो. देन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, अच्छी लीडरशिप. आज यदि मैं आपको एग्जांपल दूं, चलो कोई कंपनी का नाम बताओ जिसके लीडर इतने स्ट्रांग है कि वो यदि आ जाए फ्लोर पे और सिर्फ एक 10 मिनट का बात बोल दें, वो सारे लोग फॉलो करेंगे. कुछ कंपनीज तो आपके दिमाग में भी होगी, नाम बता सकते हो? गुड लीडरशिप कंपनीज इन इंडिया, उनके लीडर्स ही इतने स्ट्रांग है, इतना कमाते वो हर साल, जो किसी छोटे देश की जीडीपी हो जाए. टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस है नहीं वैसे? Adani. ओके. सो एनुअल जनरल मीटिंग के कीवर्ड्स क्या हुए? स्ट्रैटेजी मेकिंग, रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस, लिखना है तो लिखो, स्ट्रैटेजी मेकिंग, reviewing performance, उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करना, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स भी सेट करना, सेटिंग लॉन्ग टर्म benchmark. ओके, गोल सेट करना. देन उसके बाद प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. जनरली ये सब काम करते वो लोग एजीएम में. सीईओ के नीचे डायरेक्टर ही आया ना, तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना फॉर नेक्स्ट ईयर्स. प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. अच्छा एक बात बताओ, डे टू डे रनिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स कौन हैंडल करता है कि ये डिपार्टमेंट सही से चल रहा है कि नहीं? इज इट रियली Manager. इट इज मैनेजर. व्हाई? बिकॉज मैनेजर भी काम देता है सुपरवाइजर को. अब देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं कंपनी में. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो लोगों को लाके एम्प्लॉय करे, राइट मैन एट द राइट. परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कितने सारे डिपार्टमेंट. हर बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, हर डिपार्टमेंट को जो मैनेज कर रहा है वो मैनेजर होगा. समझ में आ रहा है? सो ओके, मैनेजर कौन है? जिसको सर्टेन टास्क दिए जाते हैं, उसका एरिया काम करने का होता है, उसका खुद का डिपार्टमेंट. तो डे टू डे रनिंग ऑफ डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मैनेजर. एक क्लास लिखो, मैनेजर. And what is the supervisor? He will follow the instructions of the manager. सुपरवाइजर मतलब अब मैनेजर ने तो इंस्ट्रक्ट किया कि ये डिपार्टमेंट इस तरह से चलना चाहिए, कौन देखेगा कि सच में उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं? सुपरवाइजर. मैनेजर लिखो.
The day-to-day running of the department, the day-to-day running of the department The department. is usually the responsibility of manager. Is usually the responsibility of the manager. And departments क्या हो सकते हैं? Purchase department, sales department, production department. हमेशा आप वर्ड यूज कर रहे हो सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर करता क्या है? बेसिकली he controls and checks the works of the subordinate. सुपरवाइजर क्या कर रहा है? Controls and checks the work of the subordinate. The work of the subordinate. देखो सुपरवाइजर क्या करता है? Controls and checks work of subordinate. Okay, ma'am. Controls and checks the work of. Shows less than 1 minute. Ma'am, हाँ जी बोलिए. the meeting is showing less than 1 minute. Yeah,